शाम का वक्त था। विद्युत अकेले टहलने के लिए मुंबई की सड़कों पर निकला था, जहां और भी कई लोग अपने पार्टनर्स के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम रहे थे। उन लोगों को देखकर विद्युत अपने मन में सोचता है, ना जाने ये वाला मोमेंट मेरी लाइफ में कब आएगा, जब मैं भी किसी के हाथों में हाथ डाले मुंबई की इन सुंदर सी सड़कों पे टहल रहा होऊंगा। अरे अरे, ये मेरे महंगे महंगे ख्वाब, मैं भी ना जाने क्या क्या सोचते रहता हूँ। विद्युत उस समय बहुत खुश नजर आ रहा था। उसके मन से ईशा का दिया वो गुलदस्ता एक पल के लिए भी गायब नहीं हो रहा था। उसकी नजरों के सामने हर बार वही गुलाब का गुलदस्ता आ रहा था। सड़क पर उसे कोई भी कपल दिखते तो उसे ईशा का ख्याल एक हवा के झोंके की तरह छूकर जा रहा था और विद्युत मंद मंद मुस्कुरा रहा था। विद्युत उस सड़क पर कुछ आगे बढ़ता है, तब उसके सामने एक छोटा सा बच्चा आता है, जिसके चेहरे पर मिट्टी, कपड़े फटे और बाल बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं और आंखों में पेट भरने की भूख नजर आती है। हाथ फैलाते हुए वो बच्चा विद्युत से कहता है, भैया भैया कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। विद्युत उस बच्चे की तरफ देखता है और कुछ पल के लिए कुछ बोल नहीं पाता। तब फिर से वो बच्चा विद्युत से कहता है, भैया 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया, कोई मदद नहीं कर रहा, आप तो कर दो। उस गरीब बच्चे की बात सुनकर विद्युत भावुक हो जाता है। उसकी आंखों में उस बच्चे के लिए दया साफ साफ नजर आने लगती है। तभी विद्युत उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, बताओ क्या खाओगे तुम, क्या चाहिए तुम्हें? भैया मुझे 5 किलो आटा दे दो, मेरी एक छोटी बहन भी है और माँ भी घर में बीमार पड़ी है। विद्युत को बताते ही उस बच्चे की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उस गरीब बच्चे को चुप कराते हुए विद्युत कहता है, तुम रोना बंद करो और मेरे साथ आओ। फिर विद्युत उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और जो उस बच्चे की फरमाइश होती है वो उसे खिलाता है। रेस्टोरेंट से जाने के बाद विद्युत उस बच्चे की एक छोटी सी झोपड़ी तक जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी एक छोटी बहन और माँ उस झोपड़ी में बैठे हुए हैं। विद्युत उन सभी की एक टूटी फूटी सी झोपड़ी के अंदर जाता है और उनकी हालत देखकर उसे बहुत अजीब सा लगता है। विद्युत को देखते ही उस छोटे बच्चे की माँ हाथ जोड़कर बैठ जाती है। विद्युत उसे हाथ जोड़ने से मना करता है और उसके पास बैठता है। आप चिंता मत कीजिए। इतना बोलकर विद्युत अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और उस औरत के हाथ में रखता है, जिसके बाद वो लोग विद्युत का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी विद्युत जाते समय छोटे से बच्चे को अपना कार्ड देते हुए कहता है, ये मेरा कार्ड है, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना या फिर मेरे घर आ जाना, मैं आप लोगों की मदद जरूर करूंगा। उन गरीबों की मदद कर विद्युत उस झोपड़ी से बाहर निकलता है और वहां से अपने घर को जाने लगता है। लेकिन तभी झोपड़ी के पीछे छुपकर उसे कोई देख रहा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि विजय का दोस्त किशोर होता है। मनारा ने किशोर को विद्युत की जासूसी के लिए उसके पीछे लगाया हुआ है। किशोर देखता है कि विद्युत अब पहले जैसा अय्याश नहीं रहा। वो खुद भी सोच में पड़ जाता है कि विद्युत कब से इतना बदल गया। किशोर भी उस जगह से बाहर आता है और तुरंत मन्नारा को फोन करता है। हेलो मैडम जी, मुझे अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा। वो अय्याश विद्युत जो किसी की इज्जत नहीं करता था, वो आज गरीबों की मदद कर रहा है। मुझे सच में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, ये वही विद्युत है या फिर कोई और। कभी कभी तो देखकर लगता है कि विद्युत की पूरी आत्मा ही बदल चुकी है, इतने अच्छे अच्छे काम करने लगा है। कॉल में दूसरी तरफ से मनारा बहुत ही गुस्से में किशोर से कहती है, तुम्हें मैंने ये सब करने के लिए काम पे रखा है, उसकी अच्छाइयां बताने के लिए? गुस्से में ये सब भूलकर मनारा कॉल काट देती है। दूसरी तरफ करण हाथ में लाल रंग के फूलों का बुके लिए ईशा के पास जा रहा होता है। वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ता है, मन में ये सोचते हुए कि आज तो ईशा को मना कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर प्यार से नहीं मानी तो और भी कई पैतरे हैं उसके पास उसे मनाने के लिए। धीरे धीरे कदमों के साथ करण ईशा के दरवाजे के पास पहुंचता है और उंगली से दरवाजा खटखटाकर अंदर जाने के लिए पूछता है, अंदर आ जाऊं? ईशा अब भी नाराज हिचकिचाए हुए कहती है, आओ। करण ईशा के कमरे में दाखिल होता है। फूलों का बुके साथ में लिए वो ईशा के पास जाकर बैठता है और बहुत प्यार से ईशा को बोलता है, क्या तुम अब भी नाराज हो? ईशा, मुझे माफ कर दो। उस रात जो भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं।
करण की बात सुनकर धीमी आवाज में ईशा बोलती है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी करण, तुम चले जाओ यहां से। मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो चुकी है, दोबारा मेरे सामने मत आना। लेकिन ईशा, तुम मेरी बात को समझो तो सही। तुम उस रात को लेकर बैठी हुई हो, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। मैं दोबारा तुम्हारे पास आ गया हूं ईशा। ईशा के हाथ को पकड़ते हुए करण बोलता है, डोंट टच मी करण, मुझे छूने की कोशिश मत करो। ईशा की बात को सुनते ही करण को बहुत गजब का गुस्सा आता है। वो तुरंत बेड से उठता है और ईशा के पीछे श्रृंगार दान में रखे शीशे के ऊपर अपने हाथ से मारता है और पूरे शीशे को तोड़ देता है। शीशे पर मारते ही करण के हाथ से खून पानी की तरह नीचे फर्श पर बहने लगता है। करण के हाथ से खून निकलता देख ईशा बिस्तर से उठती है और उसके हाथ को पकड़कर देखती है। फिर घबराकर करण की आंखों में आंखें डालकर कहती है, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? ये क्या कर रहे हो? ईशा की बात सुनते ही करण उसका हाथ पकड़ता है और उसे पीछे की तरफ मोड़ते हुए बोलता है, अगर ईशा करण की नहीं हुई तो वो इस शीशे की तरह ईशा के पूरे परिवार का हाल खराब कर देगा। ये बात अपने कान में डाल लो ईशा, अगर तुम मेरी ना हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दूंगा। सुन लो मेरी बात। इतना बोलकर करण ईशा को बेड के ऊपर धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। करण का ऐसा रूप देख ईशा घबरा जाती है और वहीं बैठी बैठी रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत अपने ऑफिस में बैठकर लैपटॉप के सामने अपने प्रोडक्ट गीता फैब्रिक को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा होता है। हे भगवान, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस प्रोडक्ट को कैसे आगे बढ़ाऊं? कैसे होगा? मुझे इसके लिए कुछ तो करना होगा, लेकिन मेरे पास तो कोई बिजनेस आइडिया ही नहीं है। मुझे कुछ बिजनेस आइडिया देखने होंगे या फिर किसी से सलाह लेनी होगी। बिल्कुल भी नहीं जानता कि प्रोडक्ट कैसे लॉन्च किया जाए, इसे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। उस प्रोडक्ट को लेकर विद्युत बहुत ही पॉजिटिव होता है और वो देखते ही देखते बहुत परेशान होने लगता है। और दूसरी तरफ वहीं उसके दिमाग में उस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर भी बहुत कुछ चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपना फोकस बिल्कुल भी अपने बिजनेस पर नहीं कर पाता। जितना जितना समय आगे बढ़ता है विद्युत उतना सवालों के घेरों में उलझता जाता है। ऑफिस के बाहर से गुजर रहे एकेश ओबरॉय की नजर विद्युत के ऊपर पड़ती है। विद्युत को देखते ही वो अपने मन में बोलता है, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये वही लड़का है जिसने यूएसए से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है। इसे देखकर लग रहा है इसे बिजनेस का भी नहीं आता। बहुत नासमझ खिलाड़ी लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? विद्युत तो बिजनेस को पूरा समझता है, लेकिन ये इतना बेचैन, इतना पागल क्यों नजर आ रहा है? शायद विद्युत के दिमाग में अभी भी उस मेडिकल रिपोर्ट को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपना फोकस अपने काम पर नहीं कर पा रहा है। हाँ, यही कारण हो सकता है। लेकिन विद्युत को कुछ समय के लिए उस मेडिकल रिपोर्ट को साइड रखना ही होगा। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कैसे? मैं विद्युत से ये बात करके देखता हूँ। इतना कहकर एकेश ओबरॉय विद्युत के कैबिन में जाता है और उसके सामने बैठकर पूछता है, क्या हुआ भतीजे, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो। अरे चाचा जी, आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं सोच रहा था कि गीता फैब्रिक को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मेरा दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे होगा, कोई रास्ता भी नहीं नजर आ रहा है। एकेश ओबरॉय आश्चर्य से विद्युत की तरफ देखता है और एक सवाल करता है, बेटा, तुम्हें तो बिजनेस की पूरी समझ है ना? यूएसए से पढ़ाई करी है तुमने, तुम क्यों घबरा रहे हो? तुम्हें सब कुछ आता है बिजनेस का। ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे दिमाग में और भी कुछ चल रहा है। एकेश ओबरॉय के इतना बोलते ही उसके फोन की घंटी बजती है और वो अपना फोन उठाकर विद्युत के कैबिन से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मनारा एक समंदर किनारे बैठी हुई है, हाथ में सिगरेट पकड़कर धुआं उड़ाते हुए अपनी जेब से फोन निकालकर एक कॉल करती है। तुम्हें मालूम है ना क्या करना है? अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो बहुत भारी पड़ जाएगी। उस गीता फैब्रिक को बर्बाद करके रहना है। जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही मिट्टी में भी मिलना चाहिए, और वो भी बहुत जल्द। चाहे इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम उतना लो, कुछ भी करो, लेकिन उस गीता फैब्रिक को मिट्टी में मिला दो। इतना बोलकर मनारा कॉल कट करती है
और मुस्कुराते हुए अपने सिगरेट को होठों से लगा के धुएं के गुलछर्रे आसमान की ओर उड़ाकर समंदर किनारे वहीं जमीन पे लेट जाती है। दूसरी तरफ विद्युत अपने ऑफिस से निकलकर एक हॉस्पिटल के सामने जाकर अपनी गाड़ी रोकता है। तेज तेज कदमों से विद्युत हॉस्पिटल के अंदर घुसता है और काउंटर पर जाकर पूछता है, डॉक्टर तिवारी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। काउंटर पर खड़ी एक लड़की विद्युत की तरफ देखकर पूछती है, सर आप कौन हैं? काउंटर के ऊपर हाथ पटक के विद्युत बोलता है, कपूर खानदान का इकलौता वारिस विद्युत कपूर। आपसे जितना बोला जा रहा है आप उतना करिए। घबराते हुए वो नर्स विद्युत को बताती है, सर डॉक्टर तिवारी की तो 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी है, एक कार एक्सीडेंट में। लड़की की बात सुनते ही विद्युत हैरान होकर बोलता है, हे भगवान, वो जो कोई भी है मुझसे एक कदम आगे है। शायद उसे पता था डॉक्टर को ढूंढता हुआ मैं हॉस्पिटल में जरूर आऊंगा। विद्युत उस लड़की से कुछ नहीं बोलता और हॉस्पिटल से लौटकर सीधा अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद विद्युत सीधा अपनी माँ के कमरे में जाता है। थक हार कर वो अपनी माँ के पास बैठता है और बोलता है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। विद्युत के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर उसकी माँ उससे कहती है, हाँ पूछो ना बेटा। माँ, मुझे रात में कोई आवाज आती है। एक रात मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने सोचा मेरा सपना होगा, लेकिन कल रात फिर से वही। माँ मुझे बताइए मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ इस चीज से। बेटा वो सिर्फ तुम्हारा सपना होगा और कुछ नहीं, जाने दो उस आवाज को, ऐसा कुछ नहीं है। विद्युत की बात को टालते हुए उसकी माँ उसे वो सब पूछने को मना करती है, लेकिन विद्युत की माँ को देखकर लग रहा था जैसे कि उसे उस आवाज के बारे में पता था, लेकिन वो विद्युत को बताना नहीं चाह रही हो। आखिर क्या राज है इस आवाज के पीछे? क्या चाहती है वो आवाज विद्युत से? क्या प्रकाश कपूर की उस रिपोर्ट से मनारा का पर्दाफाश हो पाएगा? जानने के लिए सुनिए किंग बाय चांस का अगला एपिसोड।